विषय पर एकाग्र करने के लिए प्रभु से जुड़ने के लिए नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परमपिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव बनाएं, उभारें। इसी भाव के साथ प्रभु के नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। लंबे स्वर से मेरे साथ स्वर को मिलाते हुए श्वास भरिए। कार्यक्रम के प्रातःकालीन सत्र में समुपस्थित यज्ञ के आदरणीय ब्रह्मा डॉक्टर वेदपाल जी, आचार्य डॉक्टर शारदा जी, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी, समुपस्थित अधिकारीगण और धर्म प्रेमी सज्जनों, वैशेषिक दर्शन का जो विषय हमने पीछे देखा, अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश किया जा रहा है और उसकी प्रक्रिया में 6 पदार्थों का ज्ञान होना ये तत्व ज्ञान में सहायक है। इन 6 पदार्थों का ज्ञान और इनका परस्पर साधर्म्य और वैधर्म्य, समानता और भिन्नता, किसकी किससे कितनी समानताएं हैं या समानताएं हैं और किसकी किससे कितनी भिन्नताएं हैं, ये भी ज्ञान होना चाहिए। ये है साधर्म्य और वैधर्म्य। साधर्म्य और वैधर्म्य पूर्वक, तुलना पूर्वक 6 पदार्थों का ज्ञान और फिर उसका जो उपयोग है, तो इन 6 पदार्थों का ज्ञान ये तत्व ज्ञान को देने वाला है और इससे मुक्ति की भी प्राप्ति होती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है तो अभ्युदय तो उससे होता ही है। दोनों ही बातें हैं। और इन पदार्थों के बारे में हमने कल थोड़ा द्रव्य के बारे में, कुछ गुण के बारे में प्रातःकाल विचार किया और सामान्य विशेष के बारे में कल सायंकाल चर्चा की थी। उस पर कुछ और आगे भी आज शाम को ही देखते। तो द्रव्य और गुण, इनको हमने देखा कि द्रव्य आधार होते हैं और गुण द्रव्य में रहते हैं। इनको गुण और गुणी, द्रव्य को गुणी शब्द से भी कहा जाता है। और द्रव्य के लक्षण में ये उसका है कि जिसमें गुण रहते हों उसको द्रव्य कहते हैं। अगर किसी द्रव्य में गुण ना हो तो वो द्रव्य द्रव्य ही नहीं कहलाएगा और ऐसा कोई द्रव्य मिलेगा भी नहीं जिसमें गुण ना हो।
और कोई भी गुण ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना द्रव्य के रहता हो। द्रव्य से रहित केवल गुण की उपस्थिति कभी नहीं मिलेगी। और जहां हमें ऐसी प्रतीति भी होती है तो भी वहां पर द्रव्य तो रहेगा ही। जैसे कि एक उदाहरण लें हम, जो कि मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि गुण गुणी में रहता है, तो एक गुण है रस, रस गुण है। और रस के भी बहुत भेद हैं, तो मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, नमक होता है। तो जो मीठा होता है, मान लीजिए गुड़ या चीनी लें तो वो मीठा होता है ना, तो वो गुण है या द्रव्य है? मीठा, जो गुड़, चीनी, मिश्री, वो गुण है या द्रव्य है? हम कहते ना मीठा लाओ। नमक नमकीन है, खारा है, तो वो गुण है या द्रव्य है? ये कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं लगेगा जैसे दोनों एक ही है। हम गन्ने में कहना चाहें कि गन्ने मीठा है गन्ना, तो गन्ने में रस है और उसमें मीठा है, तो हम समझ में आता है कि गुण अलग है और गुण वो द्रव्य अलग है। ऐसा हम थोड़ा समझ लेते हैं। कपड़ा है और उस पर रंग है, अलग समझ लेते हैं। लेकिन जो जिसको मिठाई कहते हैं, नमक नमकीन ही रस कहते हैं, तो लगेगा जैसे कि ये तो गुण ही गुण है, द्रव्य नहीं है। ये वहाँ भी द्रव्य है, उसमें वो गुण है, उस गुण की बहुत अधिकता है, इसलिए हम उसको, उस गुण को, गुणी को भी गुण की शब्द से बोल देते हैं। लेकिन जब भी कोई उदाहरण होगा गुण का, कहीं गुण दिखेगा तो गुणी वहां होगा ही होगा। लेकिन अकेला गुण भी मिलता है। मैं आपको कुछ एक प्रश्न के लिए रख रहा हूं आपके सामने। गुलाब या चमेली का फूल है, होता है, वो वहां पर है, दूर हमारे से कहीं थोड़ा दूर, और उसकी सुगंध आ रही है। तो पुष्प तो द्रव्य हो गया और गंध उसका गुण हो गया, ठीक है। और हमारे को उसकी गंध आ गई, तो द्रव्य तो कहां पर है? वहां पर, दूर है थोड़ा हमारे से। तो आप नाक के पास भी लाओगे तब भी दूर है, नाक के अंदर तो गया नहीं फूल। और हमारे को गंध आई, तो ये जो गंध आई, यहां द्रव्य तो है ही नहीं, द्रव्य तो दूर है। फूल, चमेली, गुलाब जो भी है वो तो दूर है, और हमारे पास केवल गुण गुण आ गया। तब ये जो गुण आया, ये बिना द्रव्य के आया ना। द्रव्य तो बाहर ही है। जब हमारे को गुलाब की सुगंध आती है तो हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि गुलाब भी अंदर घुस गया हमारी नाक में। तो बिना द्रव्य के भी गुण रहते हैं ना। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है जी। वायु में रहेगा द्रव्य, नहीं, वायु में कौन रहेगा? गंध। तो वायु का तो, वायु का तो अपना गुण नहीं है ना, वो तो गंध तो पुष्प की है, गंध तो पुष्प की है। तो सिद्धांत हमने ये समझा कि गुण हमेशा गुणी में ही रहता है, और जहां गुण है तो वहां पर गुणी तो अवश्य रहेगा कोई ना कोई। तो जो हम कह रहे हैं कि गंध आई, वास्तव में क्या होता है? उस पुष्प से कुछ कण निकलते हैं, कुछ तैलीय उड़नशील तेल होते हैं जो कि सुगंध लिए हुए होते हैं। अब हम मोटे तौर पे कहेंगे कि गंध किसकी है? पुष्प की है, और पुष्प वही है और गंध यहाँ आ गई। नहीं, वहां से कुछ चीजें निकली हैं, कुछ कण निकले हैं, कुछ कण निकले हैं। उड़नशील तेल होते हैं, वो उड़ते हैं, वो द्रव्य है, वो छोटे से हैं उसमें, और वो हमारे नाक के यहाँ पहुंचते हैं हवा के माध्यम से। हवा माध्यम बनती है, बिना हवा के पहुंच नहीं सकते, लेकिन वो छोटे छोटे कण हमारी नाक तक पहुंचते हैं। और हमारी नाक पर पहुंचे वो जो द्रव्य हैं जो गंध से युक्त हैं, अधिक गंध से युक्त हैं, यहाँ लगे हमारे को सुगंध। जैसे इत्र आदि होते हैं, वहां भी तो सार रूप में होता है ना,
इत्र बनता है, अर्क बनता है, भोजन बनता है तब भी सुगंध, मतलब सुगंध का आप कहीं भी उदाहरण ले लीजिए तो सुगंध मान लीजिए किसी चीज की आ रही है, आपने कहा जी या तो घी की सुगंध आ रही है, तो बोले घी तो वहां पर है, सुगंध यहाँ आ रही है तो वहां से यहाँ पर गंध है, बिना घी के भी घी की गंध आ रही है ना, तो इसका मतलब है बिना गुणी के भी गुण है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, वहां से कुछ कण उड़ते हैं, उस द्रव्य के कण, हाँ वो रहेगा, द्रव्य अवश्य रहेगा, बिना गुण के, गुण बिना द्रव्य के रह नहीं सकता है। और मोटा उदाहरण, मैं उल्टा उदाहरण दे रहा हूं जैसे उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि बिना गुण के, बिना गुणी के गुण रह नहीं सकता है। हमें प्रकाश और गर्मी कहां से मिलती है? मुख्यतः सूर्य से। सूर्य कितनी दूर है? बहुत दूर है। तो सूर्य तो वही है, उसका प्रकाश और गर्मी, प्रकाश ये भी गुण है, और जो गर्मी उष्णता है ये भी गुण है। तो गुण तो गुणी में रहते, वहां रहने चाहिए, वहीं पर ही रहने चाहिए। हमारे तक आ गए तो हमारे तक सूर्य तो आया नहीं हमारे पास तक, गुणी तो आया नहीं, लेकिन गुण आ गए हमारे पास तक। तो इसका मतलब है कि बीच में बिना गुणी के भी गुण था, प्रकाश आया ना चल करके, तो प्रकाश तो गुण है, रूप गुण है। प्रकाश जो नेत्रों से दिखाई देता है रूप गुण है, और ऊष्मा है, गर्मी है, वो त्वचा से, त्वगिंद्रिय से, तो वो स्पर्श गुण का एक भेद है, शीत या उष्ण जो भी कहे, रूक्ष है, चिक्कड़ है, श्लक्ष्ण है, कठोर है, स्पर्श के भेद है। स्पर्श एक गुण है और उसके बहुत सारे भेद हैं। तो गुणी कौन? सूर्य, वो वहां पर है, और हमारे पास गुण पहुंच गया, तो बिना गुणी के गुण पहुंच गया ना। सूर्य हमारे पास थोड़ा है, सूर्य हमारे पास आ जाता तो क्या होता हमारा, हम उस स्थिति में ही नहीं रहते, बहुत पहले ही, उसके पास आने से बहुत पहले ही, कि हम उसके प्रकाश और ऊष्मा को अनुभव कर सकें। तो ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वहां से केवल गुण चल करके आ रहा है। मोटी भाषा में कहा भी जाता है, लेकिन वैशेषिक की दृष्टि से जब हम कहेंगे तो केवल गुण नहीं आता है वहां से। अगर वहां से गुण आ रहा है तो उसका गुणी भी, उसका कोई अंश भी आ रहा है हमारे पास। यज्ञ की अग्नि है, किसी अग्नि पे भी ये की यही बात लागू होती है कि वहां से ये प्रकाश, ये बल्ब है, नहीं प्रकाश किसका गुण है? ये बल्ब दिख रहे हैं ना, इनका है, और बल्ब वैसे के वैसे हैं, आधा एक घंटे चला लो फिर भी तोल के देख लेना, वैसे के वैसे ही मिलेंगे। लेकिन वहां से प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, तो गुण गुण आ रहा है, गुणी तो है ही नहीं। तो सिद्धांत ये है कि गुण बिना गुणी के रह नहीं सकता। तो सामान्यतः तो हम स्वीकार कर लेते हैं, आपने भी, सबने हाँ बोला है, लेकिन ये कुछ उदाहरण हमें ऐसे प्रतीत होंगे कि वहां गुण तो दिख रहा है लेकिन गुण ही नहीं दिख रहा है, तो लगेगा कि ये सिद्धांत तो गलत है, अपवाद हो गया ना इसका। सिद्धांत तो है जो सब जगह लगना चाहिए, सब जगह नहीं लग रहा है ये। तो यहां जहां भी, चाहे सूर्य से, चाहे अग्नि से, चाहे ये बल्ब है इनसे, वहां से उसके प्रकाश के कण निकल करके आते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है इस बात को, वो हमें पता नहीं लगते, वो अलग से, जैसे हवा जैसे या कोई वस्तु जैसे, वो सूक्ष्म होते हैं बहुत। बिना कण के न तो वहां से ऊष्मा आ सकती है न प्रकाश आ सकता है। गुण आया है तो गुणी अवश्य होगा।